हेलो फ्रेंड्स और प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम सीखे थे गुणज। गुणज क्या होते हैं? गुणज पहाड़ा होता है। किसी भी संख्या का जो पहाड़े में जो संख्याएं आते हैं वो सब संख्याएं उस संख्या की गुणज होती हैं। सबसे छोटा गुणज खुद वही संख्या होती है। जैसे 2 का गुणज है तो 2 का गुणज खुद 2 है। 2 के बाद 4, 6, 8, 10, 12 जितनी संख्याएं 2 से विभाजित होते हैं वो सब उसकी गुणज है। किन्हीं दो संख्याओं के गुणज अगर हम साथ साथ लेकर चलें तो जहां पे उन दोनों के गुणज आपस में मिलते हैं उनको हम साझा गुणज कहते हैं। जैसे 2 और 3 के, तो 2 और 3 के हम पहाड़े को आगे बढ़ाएंगे तो 6 पे दोनों का पहाड़ा मिल जाएगा। तो ये दोनों जो है उसके गुणज हो गए, साझा गुणज है। 2 का भी साझा गुणज और 3 का भी। आज हम सीखेंगे गुणनखंड। गुणनखंड का जो अर्थ है, खंड का मतलब टुकड़ा होता है। तो किसी संख्या के जो छोटे टुकड़े करने पे जो संख्याएं प्राप्त होती हैं वही गुणनखंड होती है। चलिए इसको पढ़ के कुछ सीखते हैं एक्टिविटी के माध्यम से। कुछ और इमली के बीज। अम्मिनी इमली के 12 बीजों को अलग अलग तरह की आयतों में लगा रही है। 12 इमली के बीजों का उपयोग करके इस तरह की और आयतों को बनाने की कोशिश करो। तुम अलग अलग तरह की कितनी आयतें बना सकते हो? अगर तुम्हारे पास 15 इमली के बीज हो तो तुम कितनी आयतें बना सकते हो? ठीक है, तो चलिए आयतें बनाते हैं। पहले हम 12 बीजों से बनाएंगे, फिर 15 बीजों से बनाएंगे, फिर समझेंगे गुणनखंड क्या होते हैं। देखिए 12 आयतों को हम इस तरह से भी तो लगा सकते हैं, सीधा एक एक खाने का एक, मतलब देखिए 12 इमली के बीजों को मैंने इस तरह से लगाया सीधे। एक भी इमली का बीज यहाँ, दूसरा यहाँ, तो इस तरह से 12 बीज सीधे रख दिए 12 खानों में। तो ये हमारी 12 खानों की एक आयत ये बन गई। ठीक है ना? तो इसको हम इस ढंग से भी लिख सकते हैं, जो 1 गुणा 12, यानी एक खाना ऐसे में 12 ऐसे में, तो ये 12 ही हो गया। देखिए दूसरे तरीके से मैंने ऐसे लगाया इसको, 2-2 खाने करके, 2 बीज यहाँ, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, तो 12 हो गए। तो यानी 2-2 कितनी बार लगे? 6 बार लगे। 2 6 बार, यानी 2 गुणा 6। तो देखिए ये भी 12 हो गया। कहने का मतलब एक भी इसका गुणज है, गुणनखंड है, 12 भी इसका गुणनखंड है। एक गुणनखंड 2 है, एक गुणनखंड 6 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने 3-3 खानों में बीज रखे, 1 2 3 3 6, 3 9 और 3 12। देखिए 12 खानों में 12 इमली के बीज मैंने इस तरह से लिखे, एक आयत ये बन गई। यानी 3-3 खाने मैंने लिए, तो कितनी बार लिए? 4 बार। तो एक गुणनखंड इसका ये भी हो गया, 3 गुणा 4। देखिए 4 3 12 हो गया, यानी 3 भी इसका गुणनखंड है, 4 भी गुणनखंड है। इस तरह से ये जो सब संख्याएं आई हैं ये सब इसकी गुणनखंड है। तो हम कह सकते हैं कि 12 के गुणनखंड क्या क्या संख्याएं इसमें आई हैं। देखिए एक तो 1 आया है, 2 भी आया है, 3 भी आया है, 4 भी आया है, 6 भी आया है और 12 भी आया है। तो ये सब 12 के गुणनखंड है। कहने का अर्थ ये है कि ये सब वे संख्याएं हैं जिनका भाग 12 में जाता है, तो वही गुणनखंड होते हैं। किसी संख्या की से छोटी जितनी संख्याएं होती हैं और जिनका भाग उस संख्या में जाता है वो सब उस संख्या की गुणनखंड होती हैं। जैसे हम इमली के बीजों को कितने तरह से आप आयतों में बांट सकते हैं, तो हमने इस तरह से बांटी और इस तरह से इसके गुणनखंडों को ज्ञात कर दिया। तो यहाँ पे ये याद रखने वाली बात ये भी होती है कि सबसे बड़ा गुणनखंड वही संख्या स्वयं होती है और सभी संख्याओं का गुणनखंड 1 होता है। सबसे छोटा, जो सबसे छोटा गुणनखंड सबका 1 होता है, क्योंकि एक से सारी संख्याएं डिवाइड हो जाती हैं और सबसे बड़ा गुणनखंड खुद वही संख्या होती है। बाकी जो बीच की संख्याएं जिन जिन का भाग उस संख्या में जाता है वो सब उसकी गुणनखंड होती हैं। चलिए अब 15 इमली के बीजों को लगाते हैं। तो आप कैसे भी लगा सकते हैं 15 खाने पहले। तो इस तरह से 15 इमली के बीजों को केवल हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक तो एक खाने हमने 15 बार लिए, इसका मान हो गया 1 गुणा 15, या इसको हम 15 गुणा 1 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। इसका मान देखो 3-3 खाने हैं ये 5 बार, तो 3 गुणा 5 या 5 गुणा 3, कुछ भी लिख दीजिए आप, क्योंकि 2 ही तरीके से इसको हम रख सकते हैं। 15 कम 15, 15 कम 15,
वह 5 या 15। ठीक है, तो कहने का मतलब ये 15 के जो गुणनखंड हो गए वो हो गया 1 हो गया 3, 1 हो गया 5 और 1 स्वयं 15। ठीक है ना, ये संख्याएं इसमें आई हैं। तो सबसे छोटा 1 हो गया, सबसे बड़ी स्वयं वही संख्या हो गई, और इसके बीच 3 और 5 दोनों संख्याएं हैं जिनसे 15 डिवाइड हो जाता है। अभी देखिए, इधर दिए गए ग्रिड में 20 खानों की आयत बनाई गई है। इस आयत की चौड़ाई 2 खानों के बराबर है, इसकी लंबाई कितनी है? और 20 खानों से अलग तरह से बनी एक आयत को रंगो। तो देखिए, 20 खानों से हमें पहले तो इसकी लंबाई देखनी है, क्योंकि 20 खानों की है, तो कहने का मतलब जब 2 खाने इधर हैं एक साथ है, तो 2-2 करके 20 अगर बनाने तो कितनी बार बनेंगे? 10 बार बनेंगे। 2 दशा की 20 होती है। तो कहने का मतलब इसकी आयत की जो चौड़ाई है, लंबाई है, वो 10 खाने है। ठीक है ना, 20 खानों की अलग तरह से बनी एक आयत को रंगो। ठीक है, हम रंगते हैं। देखिए, पहले इसमें देखिए 2-2 खाने तो 10 बार है, 1 बार, 2 बार, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बार। ठीक है ना, तो ये हो गई, इसकी लंबाई हो गई 10 खाने और चौड़ाई होगी 2 खाने, तो 2 गुणा 10, ये जो है इसके गुणनखंड हो गए। तो इसके गुणनखंड हो गए 2 गुणा 10 या 4 गुणा 5। 4-4 खाने हमने 5 बार लिए, या इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि 5-5 खाने 4 बार लिए। तो 4 गुणा 5 बोले या 5 गुणा 4 बोले। तो ये सब इसके हमने देखे कि 20 के गुणनखंड क्या क्या हो गए। एक तो हम ऐसे तरह से भी रंग सकते थे, एक खाना इसका और बन सकता था। इस तरह से हम एक एक खाने तो सीधे 20 खाने बढ़ सकते। तो 1 गुणा 20, तो इसके गुणनखंड जो हो गए क्या क्या हो गए? 1 हो गया, 2 आया इसमें, 4 आया इसमें, 5 आया इसमें, और स्वयं 20 आया। तो इसके ये सारे गुणनखंड हो गए। ये सब वे संख्याएं जो 20 को डिवाइड कर सकती हैं। इस पर आप लोगों के लिए प्रश्न है, ये आपने करना है। तुमने जो आयत रंगी उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है? तो उसकी लंबाई थी 5 और चौड़ाई थी 4। 5 खाने ऐसे में, 4 खाने ऐसे में, तो 5 चौको 20 हो रहा था। तो उसकी लंबाई लिख दीजिए, लंबाई 5 खाने और चौड़ाई 4 खाने। ठीक है, ये हो गया। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है, तुम 20 खानों की आयत को कितने तरीकों से रंग सकते हो? उन सबको ग्रिड में रंगो और रंगे हुए हर आयत की लंबाई और चौड़ाई को लिखो। तो पहले हमने, चलो सबको लिखेंगे, तो एक हमने एक एक करके निकाला। एक एक खाने लिए थे 20 बार। ठीक है ना, तो इसकी लंबाई हो गई 20 खाने और चौड़ाई 1 खाना। ठीक, ये उधर पहले से रंगा हुआ था 2 10 बार, तो इसमें लंबाई हो गई 10 खाने और चौड़ाई 2 खाने। ये 4 गुणा 5, इसमें लंबाई हो गई 5 खाने, लंबाई बराबर 5 खाने और चौड़ाई 4 खाने। बस, तो 3 तरह से हम उसको रंग सकते हैं। एक एक को 20 बार, 2-2 को 10 बार और 4-4 को 5 बार। चूड़ियां, एक सलाख पर 18 चूड़ियां हैं। मीना उन्हें समूह में रखने की कोशिश कर रही है। वह उन्हें 2, 3, 6, 9 और 18 के समूह में रख सकती है, किसी भी चूड़ी को छोड़े बिना। अगर वह एक चूड़ी का समूह बनाती है तो उसके पास कुल कितने समूह होंगे? देखिए, प्रश्न है आपके लिए, अगर मीना एक चूड़ी का समूह बनाती है तो कुल कितने समूह बनेंगे? तो एक एक चूड़ी के जो है करेगी तो 18 समूह बनेंगे। अलग अलग रखने पड़ेंगे उसको 18 चूड़ियों को 18 बार। ठीक है ना, अगर वो जो 2-2 के समूह बनाती है तो 9 बनेंगे, 2 9 18। ठीक है ना, अगर 3-3 के समूह बनाती है तो 3 का समूह 6 बनेंगे, 3 6 18। अगर 6-6 की बनाती है तो 6 3 18। ठीक है ना, अगर 9-9 के बनाती है तो 2 समूह बनेंगे, 9 दूनी 18।
अगर 18 का समूह बनाते तो एक ही समूह बनेगा, 18 कम 18। तो देखिए ये 3 गुणनखंड जो थे शुरू के, यही दोबारा आए हैं उल्टे होकर। तो यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि 18 के, देखिए यहाँ पे हम समझे हैं कि 1 2 3 6 9 और 18 ये सारे जो गुणनखंड है 18 के गुणनखंड है। तो ये सब वो संख्याएं हैं जिससे हम 18 को विभाजित कर सकते हैं। अब आपके लिए आगे है, अब अलग अलग चूड़ियों की संख्या के लिए तालिका को पूरा करो। हर एक संख्या के लिए देखो कि कौन से अलग अलग समूह बनाए जा सकते हैं। देखिए एक टेबल दे रखी है, इसको हमने पूरा करना है। देखिए अब यहाँ पर हमने हर एक संख्या के लिए अलग अलग समूह बनाने हैं। तो जैसे 18 के लिए इन्होंने बना रखे 1 2 3 6 9 18 के समूह। कहने का मतलब ये सारे 18 के गुणनखंड हैं। तो 24 के लिए बनाने हैं, तो जैसे 1 2 लिखा हुआ है, तो इसको मैं तरीका बताता हूँ, अगर आप एक बार सीख जाएंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। तो जैसे 24 को हम कितने समूह में बना सकते हैं, सबसे पहले 1 से डिवाइड करेंगे हम। तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1 से 24 ही बार डिवाइड होगा। कोई भी संख्या 1 से उतनी बार डिवाइड होती है। तो इसका लिखने का तरीका जो होता है, देखिए इसको 1 यहाँ लिखिए और दूर लिख दीजिए 24, क्योंकि इसके बीच में और संख्याएं आनी है। देखिए हमने 1 से किया था 24 बार हुआ। अब हम 2 से किया तो 2 से 12 का भाग गया, तो इसको हम क्या करेंगे, 2 से 12 बार डिवाइड हुआ, 2 के 12 समूह बने, तो यहाँ हम 2 लिख देंगे और यहाँ इसके पीछे 12 लिख देंगे। यानी 12 और 24 के बीच में, इसके बीच में कोई संख्या आने वाली नहीं है, क्योंकि 1 से डिवाइड करके 24 आया, 2 से डिवाइड करके 12 आया। अब देखिए 3 से फिर हमने यहाँ डिवाइड किया, 8 आया, इसके बाद कॉमा करके यहाँ 3 और 12 के पीछे 8। फिर 4 से डिवाइड किया तो 6 आया, तो यहाँ पे 4 और कॉमा करके 6। अब 4 और 5 6 के, देखो 4 भी आ गए 6 भी आ गए, तो बीच में केवल 5 है, तो 5 से डिवाइड होता नहीं है 24। तो इसका मतलब ये इसके गुणज हो गए, 24 के गुणज हो गए 1 2 3 4। तो यहाँ आपने लिखने हैं 1 2 3 4 6 8 12 और 24, गुणनखंड, गुणज नहीं। इसी तरह से हम 5 के निकालेंगे, तो देखो 5 में हम केवल 1 का भाग देंगे, तो 5 एकम 5, 1 5 और 1 5 का ही जाएगा, 1 का जाएगा, और किसी संख्या का इसमें भाग नहीं जाता। तो इसके 2 ही गुणनखंड है, 1 और 5। 9 में देखिए हम भाग देंगे तो 1 का कितनी बार जाएगा, 9 बार। 2 का नहीं जाता, 3 का 3 ही बार जाता है, तो इसका मतलब 3 ही 3 है। 1 का भाग, 3 का भाग, 9 का भाग इसमें जाता है। 7 में केवल 1 का जाएगा और 7 का जाएगा, ठीक है ना। 2 में किसका जाएगा, केवल 1 का और 2 का। 10 में किसका जाएगा, 1 का तो जाएगा 10 बार। 2 का जाएगा कितनी बार, 5 बार। तो इसके गुणनखंड यही हो गए 1 2 5 10, और किसी का नहीं जाता। 1 में केवल 1 का ही जाता और किसी का नहीं जाता। 20 में किसका जाता है, 1 का 20 बार, 2 का 10 बार और 4 का 5 बार। तो इसके गुणनखंड ये हो गए 1 2 4 5 10। तो इसके समूह बन गए, मतलब 24 के हम इतने समूह बना सकते हैं। 1 के समूह बनाएंगे तो 20 बार बनेंगे, 2 का समूह 10 बार बनेगा, 4 का समूह 5 बार बनेगा। 13 में केवल समूह बनेंगे 1 का और 13 का ही, और किसी का समूह नहीं बनेगा। 21 में 1 का बनेगा और 21 का बनेगा। 2 का बनेगा नहीं, 3 का बनेगा, 3 7 21, तो 7 बार बनेगा। 4 5 6 7, तो और किसी का नहीं जा रहा, तो इसके गुणनखंड हो गए 1 3 7 और 21। तो इस तरह से हमने समूह बनाए इन संख्याओं के। तो जितनी जितनी की ढेरी लगी वही इसके गुणनखंड हैं, इसको ढंग से आप समझ जाइए। देखो आगे आ गया, चार्ट को भरो। इधर दिए गए गुणा के चार्ट को भरो, ठीक है ना। देखिए इधर से एक संख्याएं दी हुई है, इधर भी संख्याएं लिखी हैं। अब जैसे इधर देखो, इधर यहाँ पे ये 2 है, इस तरफ यहाँ ये 6 है, तो 2 का गुणा हम 6 से करेंगे तो ये 12 भरा हुआ है इन्होंने, ठीक है। 3 का गुणा इन्होंने 4 से कर रखा, तो 3 चौको 12 भरा हुआ। 4 का गुणा इन्होंने 3 से कर रखा, तो 4 3 12 भरा हुआ। 1 का गुणा इन्होंने 12 से किया, तो यहाँ 12 भरा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से जो छूटे हुए खाने सब भरने आपने। 1 का गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ 1 आएगा, 1 का गुणा 2 से करेंगे तो 2 आएगा, 1 का गुणा 3 से करेंगे तो 3 4। तो इस तरह से इस लाइन को आप भर देंगे। फिर जैसे ये एक लाइन में भर के दिखा दो, जैसे 3 का गुणा 1 से करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूना 6,
3 3 9, 3 चौक 12 भरा है, 3 पंजे 15, 3 छक्का 18, 3 7 21 भरा है, 3 8 24, 3 9 27, 3 10 30। फिर 11 का गुणा करेंगे तो 11 3 33। यहाँ ऊपर देखिए 12 है तो 12 का 3 से गुणा करके 12 3 36। तो यहाँ इसी तरह से जैसे मैं यहाँ 9 का भर के दे रहा हूँ, तो यहाँ 9 का गुणा 1 से ऊपर 1 है तो 9 एकम 9, 2 है तो 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौको 36, 9 पंजे 45, 9 छक्का 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81, 9 10 90 और 11 9 99 और 12 9 108। इस तरह से तो सबको भरो आप। यहाँ 11 का एक बार, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 3 33, यहाँ 3 है ना ऊपर ये, तो फिर 4 से गुणा करके तो 11 चौको 44, फिर 5 से गुणा करके 11 पंजे 55, 11 छक्का 66 लिखा है। तो इस तरह से इस टेबल को आप लोग खुद पहाड़े के द्वारा भर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब जैसे 6 का और इसका गुणा यहाँ 7 से करना तो 6 7 42 कहाँ पे आएगा, जहाँ पे इन दोनों की सीधा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस तरह से ये टेबल भर देंगे हम। देखिए यहाँ लिखा है चार्ट में हरे खानों को देखो, ये दिखाते हैं कि अलग अलग संख्याओं को गुणा करने पर हमें 12 मिल सकता है। तो 12 किससे मिला, 4 गुणा 3 से। 12 संख्या 4 और 3 दोनों का गुणज है, ठीक है ना। तो 12 जो है 4 का भी गुणज है और 3 का भी गुणज है। लेकिन यहाँ पे ये भी समझना है कि 4 और 3 दोनों 12 की गुणनखंड हैं। इसलिए इस पाठ का नाम है कि मैं तेरा गुणनखंड गुणज तू मेरा, क्योंकि इनका आपस में रिश्ता है। जो रिश्ता 4 और 3 का 12 से है, वही 12 का रिश्ता 4 और 3 से। तो 12 का क्या रिश्ता है 4 और 3 से, कि 12 के दोनों गुणनखंड हैं और इन दोनों का गुणज 12 है, ठीक है ना। तो इसी तरह से 6 और 2 का, कि 12 से रिश्ता क्या है कि 12, 6 और 2 के गुणज, दोनों का गुणज 12 है और ये दोनों 12 के गुणनखंड है। तो इसी तरह से हम देखते हैं, जैसे हम यहाँ लास्ट में लिखा है कि कह सकते हैं कि 1 2 3 4 6 12, ये सब क्या है 12 के गुणनखंड हैं। एक बार इनका रिश्ता यहाँ पर हम समझते हैं। देखिए ये 12 है तो ये 6 का गुणा और 2 का गुणा करके आया, तो यहाँ पे हम समझे कि 6 और 2 दोनों 12 के गुणनखंड हैं और 6 और 2 का गुणज जो है 12 है। ये वाला 12 है, ये 4 और 3 के गुणा करके आया, तो ये 4 भी और 3 भी दोनों गुणनखंड 12 के हैं। अगला प्रश्न है 10 के गुणनखंड कौन कौन से हैं। तो 10 के देखिए, एक तो 1 होता है और लास्ट में 10 होता है। 1 गुणा 10 हो गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 गुणा 10। 2 का भाग जाता है 5 बार, तो इसको 2 गुणा 5 लिखा है। 5 गुणा 2 लिखो चाहे 2 गुणा 5 लिखो, एक ही बात है, ठीक है ना। 3 का भाग नहीं जाता, 4 का नहीं जाता और 5 भाई इतने ही होते हैं बस। 1 गुणा 10 और 2 गुणा 5, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं, एक दोनों हो गए, ठीक है। क्या तुम इसे इस चार्ट से कर सकते हो 36 के। तो देखिए चार्ट से हम इस तरह से कर सकते हैं कि देखो 1 को हमने गुणा किया 10 बार यहाँ, तो 10 एक 10 की 10। 2 को गुणा किया 5 बार, तो यहाँ भी 10 आ गया देखो। फिर 5 को गुणा किया 2 बार, तो 5 दूनी 10 हो गया। फिर यहाँ 10 को गुणा किया 1 बार, तो 10 से कम था, तो 4 जगह आ गए, 1 2 3 और 4। तो इसके गुणनखंड क्या हो गए, 10 के 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया। इधर से भी देखेंगे हम तो वही आएंगे, 1 2 5 और 10, ठीक है। अब प्रश्न है 36 के गुणनखंड कौन कौन से हैं। इस गुणा के चार्ट में 36 के सभी गुणनखंड ढूंढो। देखिए इस चार्ट में हम 36 के गुणनखंड इस तरह से ढूंढ सकते हैं, क्योंकि यहाँ 36 तक की गिनती नहीं है, तो इसलिए 1 गुणा 36 तो नहीं आ सकता इसमें। 2 और 18 तक की गिनती भी नहीं है, तो 2 गुणा 18 भी नहीं आ सकता। तो यहाँ 3 है, तो 3 की गिनती यहाँ से 3 से हम आगे बढ़े, और यहाँ 12, तो 3 12 3 36 होता है। देखिए फिर यहाँ से 4 की गिनती से यहाँ 9 से गुणा किया तो 4 9 36 होता है। यहाँ 6 का 6 ही बार होगा तो 6 6 36। फिर यहाँ 9 का 4 बार होगा तो 9 6 36। फिर यहाँ 12 का 3 बार होगा तो 12 3 36। तो कौन कौन से गुणनखंड मिल गए हमें, यहाँ आगे लिखते हैं। तो इस तरह से इस चार्ट में हमको मिले 36 के गुणनखंड, 3 गुणा 12, 4 गुणा 9, 6 गुणा 6
और फिर इसी को उल्टा करेंगे तो 9 गुणा 4 और 12 गुणा 3, क्योंकि ऐसे में भी पूरे मिले, दाहिनी तरफ को भी पूरे मिले और ऊपर वाले उस पर भी पूरे मिले। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये था, इस गुणा के चार्ट में 36 के सभी गुणनखंड ढूंढो। तो इस चार्ट में केवल ये गुणनखंड मिल रहे हैं 3, 4, 6, 9 और 12, क्योंकि इसके आगे की गिनती इसमें है नहीं, तो इतने गुणनखंड हमको मिले हैं। ठीक है ना, इसका उत्तर यही होगा। अब प्रश्न है, ऐसी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसके गुणनखंड तुम इस चार्ट से मालूम कर सकते हो। ठीक है, तो हमने देखा इस चार्ट में जो संख्या दे रखी है, इधर ऐसे में 12 दे रखी है और ऐसे में भी नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ भी 12 है। तो इसके जो हम बड़ी से बड़ी संख्या जिसका हम गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं, तो 12 को हम इस कोने से यहाँ ले जाएंगे। इस 12 का गुणा इस 12 से करेंगे तो 12 गुणा 12 होता है 144। तो यहाँ पे आ जाएगी सबसे बड़ा 144। तो 144 वो सबसे बड़ी संख्या है जिसका इस चार्ट से हम गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 144 इसका उत्तर। अब है साझा गुणनखंड। देखिए, जिस तरह से गुणज साझा होते हैं उस तरह से गुणनखंड भी साझा होते हैं। 25 के गुणनखंड को लाल गोले में और 35 के गुणनखंड को नीले गोले में लिखो। तुम दोनों गोलों में से आने वाले भाग बैंगनी में कौन कौन से गुणनखंड लिखे हैं 25 और 35 के साझा गुणनखंड। जो साझा गुणनखंड होंगे वो यहाँ पे लिखेंगे। देखिए, मैंने इस खाने में 25 के गुणनखंड लिखे लाल वाले में, इस गोले में और इसमें 35 के लिखे। तो 25 में केवल पहले देखिए एक का भाग दोनों में जाता है, 25 में भी और 35 में भी। तो इसका बीच वाले खाने में मैंने बैंगनी खाने में लिखा है। फिर 2 का भाग किसी में नहीं जाता, 3 का किसी में नहीं जाता, 4 का किसी में नहीं जाता, 5 का जाता है। देखिए दोनों में, तो ये दोनों में 5 का भाग जाता है। 5 7 35 5 बजे 25, तो इसलिए बैंगनी खाने में लिखा। उसके बाद देखिए 25 में 5 के बाद किसी का भाग नहीं जाता, 25 का ही जाता, तो ये अलग मैंने 25 के खाने में लिख दिया है। 35 में केवल 7 का भाग और जाता है, तो 7 इस खाने में और फिर 35 का ही जाएगा। तो 35 के गुणनखंड हो गए 1, 5, 7 और 35, और 25 के गुणनखंड हो गए 1, 5 और 25, 3। अब ये दोनों 1 और 5 दोनों के साझा गुणनखंड है। अब तुम 40 के गुणनखंड को लाल गोले में और 60 के गुणनखंड को नीले गोले में लिखो। नीला यहाँ 60 के लिखना है, यहाँ 40 के। दोनों गोलों में आने वाले बैंगनी भाग में आपने कौन कौन से गुणनखंड लिखे हैं। 40 और 60 के लिए सबसे बड़ा साझा गुणनखंड कौन सा है। तो देखिए, ये 40 के गुणनखंड हो गए 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 और 40। ये सारे गुणनखंड भी 40 के हैं, क्योंकि दोनों के हैं। और 60 के हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 और 30। अब यहाँ पे देखिए, ये दो साझा गुणनखंड हो गए 1, 2, 4, 6, 10 और 20। ये वे संख्या हैं जिनका भाग 60 में भी जाता है और 40 में भी जाता है। तो ये कह रहा है कि सबसे बड़ा साझा गुणनखंड तो 20 हो गया। तो 20 को कहते हैं मौस, महत्तम समापवर्तक, क्योंकि गुणनखंडों को हम कहते हैं समान, ये तो साझा है तो समान अपवर्तक हो गए, समान अपवर्तक। अपवर्तक कहते हैं गुणज को और अपवर्तक कहते हैं गुणनखंड को। समान अपवर्तक का मतलब समापवर्तक भी कहते हैं, समापवर्तक। और मौस का मतलब महत्तम। तो मौस हो गया इसका, मौस बराबर 20। दोनों का जो सबसे बड़ा गुणनखंड है, जो साझा गुणनखंड है, वही मौस होता है। तो इसको दोनों का मौस 20 हो गया। कहने का आशय यह है कि 20 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे हम 40 को भी डिवाइड कर सकते हैं और 60 को भी डिवाइड कर सकते हैं। आगे चलकर हम धीरे धीरे आगे सीखेंगे। देखिए, अब है गुणनखंड पेड़। गुणनखंड के पेड़ को देखिए। अब क्या तुम इस तरह का पेड़ एक और पेड़ बना सकते हो। तो जैसे देखा 18 का इन्होंने किया 9 गुणा 2, 9 गुणा 2, फिर 9 के भाग किए 3 गुणा 3। तो इस तरह से हम 18 के बना सकते हैं किसी भी तरह से। यहाँ से हम ये भी कर सकते हैं कुछ भी, जैसे यहाँ इन्होंने 9 गुणा 2 लिखा है तो हम क्या करके 6 3 18 होता है ना, तो यहाँ 6 गुणा 3 है, तो 6 3 18। फिर 6 के 2 गुणनखंड हो गए, 2 गुणा 3,
क्या हो गया इसके गुणनखंड? 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 3 6, 6 3 18। इसे यहाँ पे देखिए 3 गुणा 3 गुणा, तो एक ही बात है। तो हम किसी भी संख्या के गुणनखंडों के किसी भी अलग अलग तरह से लिख करके एक वृक्ष बना सकते हैं, पेड़ बना सकते हैं। अब ये है, क्या तुम 24 का गुणनखंड पेड़ कितने तरीकों से बना सकते हो? उनमें से 3 को नीचे बनाओ। चलो बनाते हैं। देखिए इनको करने में आपको मजा आएगा। देखिए 24 को हम किस तरह से वृक्ष बना सकते हैं। तो 24 में जैसे हमने 2 का भाग दिया तो 12 बार जाता है, तो 2 तो अभाज्य संख्या हो गई। 12 के फिर गुणनखंड छोटे होंगे, तो 12 में किन किन का भाग जाता है? 6 और 2 का। तो फिर हमने 6 और 2 का पेड़ ऊपर बढ़ाया, इसकी ब्रांचेज। फिर 6 के 2 भाग हो गए, 2 और 3, या 3 2 कैसे भी लिखो। तो इस तरह से एक पेड़ ये बन गया। एक ये बन गया 6 गुणा 4 का, फिर 6 के 2 इससे हो गए 3 गुणा 2, और 4 के हो गए 2 गुणा 2। फिर 24 के होंगे 8 या 24 होता है तो 8 गुणा 3, फिर 8 के 2 हो गए 2 गुणा 4, फिर 4 के 2 हो गया 2 दूनी 4। अब गुणनखंड अभाज्य सबके वही आएंगे, ठीक है ना। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2, तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 दूनी 24। इसकी भी देखिए वही आएंगे, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड यहाँ आगे 2 गुणा 3, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। फिर इसके भी अभाज्य गुणनखंड देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 3 24 आगे देखिए। अभाज्य संख्याओं का अगर हम जो लास्ट में अभाज्य संख्याएं आते हैं जहां पेड़ की ब्रांचेज आगे नहीं बढ़ती है, वो अभाज्य गुणनखंड होता है। यहाँ पे ये समझना जरूरी है। इसकी देखिए यहाँ पे 2 पे रुक गई, इसकी ब्रांच नहीं बढ़ी, तो ये 2 अभाज्य गुणनखंड है। यहाँ पे भी देखो ये 2 फिर ये रुक गया, आगे नहीं बढ़ा, तो 2 भी अभाज्य गुणनखंड है। यहाँ पे 3 भी देखो आगे नहीं बढ़ रहा है, तो 3 भी अभाज्य गुणनखंड है। ये 2 भी लास्ट में रुक गया, तो ये 2 भी अभाज्य गुणनखंड है। इन सबका गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 दूनी 24 आ गया। तो इस तरह से सबका जो अभाज्य गुणनखंडों को हम करेंगे तो उनका गुणा 24 ही आएगा। अब प्रश्न है, दूसरी संख्याओं के लिए भी गुणनखंड पेड़ बनाने की कोशिश करो। आप कोई और संख्या सोचो, जैसे 50 के गुणनखंड निकालिए, या 24 के निकालिए, या किसी भी संख्या के निकालिए। आप लोग 52 के निकालिए, 48 48 के निकालिए। अब पार्क का रास्ता, अन्नू के घर में एक पार्क है, उस पार्क के बीच में एक रास्ता है। उन्होंने रास्ते को 2 फीट और 3 फीट और 5 फीट की टाइलों से टाइल करने का फैसला लिया। रास्ते में अलग अलग नाप की टाइल्स लगा रहे हैं, 2 फीट की, 3 फीट की और 5 फीट की। मिस्त्री ने पहली पंक्ति को 2 फीट की टाइल से, दूसरी पंक्ति को 3 फीट की टाइल से और तीसरी पंक्ति को 5 फीट की टाइल से टाइल किया। मिस्त्री ने किसी भी टाइल को नहीं काटा। रास्ते की लंबाई कम से कम कितनी? देखिए एक्चुअली में ये लॉ सौ का प्रश्न पूछा गया, लघुत्तम समापवर्त्य। लॉ सौ का मतलब ऐसा तीनों के गुणज कहाँ पे मिलते हैं, जो साझा गुणज है, सबसे छोटा साझा गुणज है वही लॉ सौ होता है। तो देखिए क्योंकि ये दो के टाइल्स लगेंगे, तो 30 पे इतने 3 की भी लगेंगे तो 30, और 5 के भी लगेंगे तो 30। कम से कम छोटी से छोटी संख्या है जहां पे ये तीनों मिलते हैं। तो कहने का मतलब कम से कम रास्ते की लंबाई 30 फीट होगी, ठीक है ना भाई। अगला प्रश्न है, मनोज ने एक नया घर बनाया है, वह फर्श पर टाइल बिछाना चाहता है। कमरे का आकार 9 फीट गुणा 12 फीट है। बाजार में 3 तरह की चौकोर टाइलें हैं, 1 फुट गुणा 1 फुट, 2 फुट गुणा 2 फुट और 3 फुट गुणा 3 फुट। उसे कौन से आकार की टाइल खरीदनी चाहिए ताकि वह बिना काटे ही उन्हें बिछा सके? देखिए तो क्योंकि उसकी लंबाई जो है 9 फीट है और चौड़ाई 12 फीट है, ये उसका फर्श हो गया 12 फीट ऐसे में और 9 फीट ऐसे में, तो 9 गुणा 12 का फर्श हो गया। अब हम सबसे पहले देखेंगे सबसे बड़ी टाइल फिट आती है कि नहीं। देखिए एक टाइल की लंबाई है 3 गुणा 3, यानी 3 फीट ऐसे में और 3 फीट ऐसे में। तो एक टाइल लगी, फिर दूसरी टाइल लगी 3 की, फिर तीसरी टाइल लगी 3 की, फिर चौथी टाइल लगी 3 की। तो ऐसे में तो ठीक आ रही है लाइन पे, 3 चौको 12 हो गया, 4 टाइल लग गई। अब ऐसे में देखते हैं, तीन की, फिर ये भी 3 की, अर्थात ये ऐसे में भी आ जाएंगे। यानी 3 गुणा 3 फीट की टाइल पूरी हो जाएंगी, कोई टाइल काटनी नहीं पड़ेगी। दूसरी टाइल है 2 गुणा 2 की, तो 2 गुणा 2 की टाइल हम देखते हैं। एक टाइल यहाँ पे आएगी 2 की, दूसरी टाइल ये आ गई 2 की, तीसरी टाइल ये आ गई 2 की, चौथी टाइल ये आ गई 2 की।
देखिए 5वीं टाइल के लिए जो है ना 1 बच रहा है, फिर 2 चौक 8 होता है, फिर 1 बच गया, इसका मतलब 2 गुणा 2 की टाइल्स नहीं आएंगी। फिर बची 1-1 की, तो 1-1 की तो आ जाएंगे क्योंकि 1-1 खाने तो है ही है। 1-1 की ऐसे में भी 12 टाइल आ जाएंगे और ऐसे में भी 9 टाइल आ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि वो बाजार से अगर टाइल खरीदना चाहता है तो किसी भी नाप की ले सकता है, वो 3 गुणा 3 की भी ले सकता है, सॉरी 3 गुणा 3 की ले सकता है या 1 गुणा 1 की ले सकता है। केवल 2 गुणा 2 की टाइल उसको फिट नहीं बैठेंगी। देखिए गीता का घर है, ये रानी का घर है, ये नसीमा का घर है। इनके लिए ये रास्ता है मेन, और यहाँ से इसकी दूरी है 90 फुट, ये यहाँ से भी 90 फुट, यहाँ से भी 90 फुट। अब ये है यहाँ पे रानी, नसीमा और गीता एक दूसरे के पास रहती हैं, उनके घर से सड़क की दूरी 90 फुट है। उन्होंने घर से सड़क तक टाइल करने का फैसला लिया। उन सब ने अलग अलग डिजाइन और लंबाई की टाइलें खरीदी। रानी ने सबसे छोटी टाइल खरीदी, गीता ने बीच के आकार की टाइल खरीदी और नसीमा ने सबसे लंबी टाइल खरीदी। अगर वे बिना किसी टाइल को काटे रास्ते को टाइल कर सकते हैं तो तीनों ने किस आकार की टाइल खरीदी? 3 अलग अलग तरीके बताओ, समझाओ कि तुम्हें उन यह उत्तर कैसे मिलता है। देखिए अगर उसने टाइलें बिछानी है तो टाइल ज्ञात करने का तरीका क्या हो सकता है? 9 का भाग 90 में जाता है। अब जिसमें जिस भी संख्या का भाग 90 में जाएगा तो 2 का भाग 45 बार जाएगा। 2 चौक 8, 1 10, 2 पंजे 10, ठीक है ना भाई। 3 का भाग भी 90 में जाता है, 3 3 9, 30 हो गया। तो 4 का भाग जाता है, 4 एक कम नहीं जाता है। 5 का भाग भी 90 में जाता है, 6 का भाग भी 90 में जाता है, 9 का भाग भी 90 में जाता है, 10 का भाग भी 90 में जाता है। तो कहने का मतलब ये 90 के सारे गुणनखंड हैं, 1 2 3 5 6 9 10 15 18 30 45 और 90। तो कहने का मतलब वो टाइल लगेंगी, 1 फीट की लगा सकते हैं, 2 फीट की, 3 फीट की, 5 फीट की, 6 फीट की, 9 फीट की। तो इस तरह से अब क्योंकि ज्यादा बड़ी कितनी बड़ी हो सकती है टाइल, 5-6 फीट तक की बड़ी हो सकती है। तो रानी सबसे छोटा लगाना चाहते हैं तो 1 फीट की लगा सकती है, गीता उससे थोड़ा बड़ी लगाना चाहते हैं तो 2 फीट की लगा सकती है, और नसीमा और बड़ा लगाना चाहते हैं तो कितने भी लगा सकते हो, 4 फीट की, 5 फीट की लगा सकते हैं अगर इतनी बड़ी टाइल मार्केट में मिलती हो। ठीक है, तो इस तरह से ये चैप्टर समाप्त हुआ। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको गुणनखंड और गुणक समझ में आ चुके होंगे।